Hello province, how you all are doing? I'm also great. इस बार का जो टेस्ट पेपर हुआ था उसमें 4 टॉपिक लिए गए थे। प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ क्वेश्चंस, कुछ आंसर्स, लेट्स सी कैसे दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन था डिस्कस द ओरिजिन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 5 मार्क का क्वेश्चन था। इसका आंसर्स देने का तरीका क्या था और कैसे हम इसको सुटेबली प्रॉपर्ली आंसर कर सकते थे। देखो आंसर सिंपली यही था कि 1927 से 1949। लिखने का तरीका है कि अगर आप चाहो तो एवरी ईयर मेंशन कर सकते थे, नहीं तो आप चाहते तो सिर्फ इतना भी मेंशन कर सकते हो कि 1927 से लेके 1949 तक रिजर्व बैंक का पूरा ओरिजिन आता है। फिर पॉइंट वाइज 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके आप पॉइंट डिस्कस कर सकते थे। आंसर में A bill to give effect to the above recommendation was introduced in the parliament. तो ये था रिजर्व बैंक का ओरिजिन। A bill to give effect to the above recommendation was introduced in the legislative assembly, but was later withdrawn due to lack of agreement. ठीक है, तो हम बता रहे कि बिल इंट्रोड्यूस किया था पर 1927 में ही आरबीआई आ जाता, पर लैक ऑफ एग्रीमेंट की वजह से विड्रॉ कर लिया गया। 1933 व्हाइट पेपर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया था by the creation of Reserve Bank and a fresh bill was introduced. तो ये 1933 का था। अगर मुझे 1933 याद नहीं है तो मैं 1927 से 1949 तक लिख सकता हूँ दी ओरिजिन। उसके बाद 1 2 3 4 करके भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वाज 1934 का द बिल वाज रिसीव्ड, passed and by the Governor General assent. तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने उस बिल को असेंट दिया। Reserve Bank commenced the operation as an Indian central bank on 1st of April as a private shareholders bank with a paid up capital of 5 crore, यानी आज की तारीख में nearly 50 million rupees के हिसाब से। Okay, and 1942 में Reserve Bank ceased to be the currency issuing authority of Burma, that is आज की तारीख में Myanmar। 1947 Reserve Bank stopped acting as a banker of the government of Burma and Reserve Bank stopped rendering services to Pakistan। और 1949 में that is Reserve Bank under the Reserve Bank transfer of public ownership becomes a government authority। तो इस तरीके से अपना पूरा आंसर स्ट्रक्चर हो सकता है। क्लियर? ठीक है, समझा? फाइन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ओके, आंसर वाज डैम सिंपल कि हमको 3 प्रोसेसेस याद रखने हैं, प्लेसमेंट स्टेज, इंटीग्रेशन स्टेज एंड लेयरिंग स्टेज। तो पहले आंसर में हम लिखते हैं प्रोसेस के बारे में पूछा, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। प्रोसेस की बात करें, पहला प्रोसेस होता है प्लेसमेंट, पैसा प्लेस होता है। तो दिस इज अ स्टेज दैट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल एंट्री ऑफ द डर्टी मनी और कैश प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, ये लिखें। फिर नेक्स्ट बताएंगे दिस स्टेज सर्व्स टू पर्पस, इट रिलीव्स द क्रिमिनल फ्रॉम होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ large or bulky amount of cash and it places the money into the legitimate financial system. The placement of the proceeds of crime can be done in a number of ways. और फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। Cash could be placed in a suitcase, it can be smuggled to country, or the launderer can deposit in the mall or cash in the banks to defeat the provisions of law। ये किस तरीके से प्लेसमेंट होता है, ये वाला पार्ट हम लोग पहले समझाते थे। उसके बाद आप समझा सकते हो लेयरिंग, एक के ऊपर एक कैसे लेयरिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो लेयरिंग के पार्ट में अपने को क्या समझाना है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द लेयरिंग का पार्ट। Okay, so after the placement stage comes the layering stage, so we will explain the layering. After the placement comes the layering stage, sometimes referred as structuring stage. Layering stage is the most complex and often involves international movements of funds. Okay, the primary purpose of this stage is to separate the dirty money from its very source, and it is done by the sophisticated layering financial transaction to obscure the audit trail and to serve the link between the original crime. Yes, ये हो गया इंग्लिश में। सिंपल वर्ड में बोलूं तो layering is a stage whereby you structure the financial system, structure in the financial system by making it a complex system whereby you separate a dirty money from its source, ताकि किसी को पता ना चल सके कि कहां से पैसा आया है। And it is done in a sophisticated manner so that it cannot be traced in the audit trail। तो देखो ये आंसर बन गया सिंपल में। फिर आप एग्जाम्पल देख के बहुत अच्छे से आंसर समझा सकते हो। द मनी लॉन्डर मूव्स द फंड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री एंड देन डिवाइड देम इनटू द इन्वेस्टमेंट प्लेस्ड इन द एडवांस फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड ओवरसीज मार्केट्स। तो ये हो गया आपका लेयरिंग स्टेज। फिर हम समझा सकते हैं इंटीग्रेशन स्टेज। द फाइनल स्टेज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंटीग्रेशन स्टेज। It is at the integration stage where the money is returned to the criminal from what seems to be the legitimate source.
तो इंटीग्रेशन में एक्चुअली जो डर्टी मनी है वो क्रिमिनल के पास वापस पहुंचाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. Here the launderer integrates the money into the financial system or the economy by the investment into real estate, business or share markets. तो ये अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करता है ताकि ये पैसा फाइनली लॉन्ड्रर के उस अकाउंट में पहुंचे जहां पे उनको चाहिए. So that is called integration stage. Okay, तो ये हो गया 3 प्रोसेस का आंसर. आई बिलीव आंसर वाज सिंपल इनफ एंड यू कुड हैव टैकल्ड इट. ओके, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था मिस्टर पी. He draws a bill on Q for 10,000 rupees. Q accepts the bill. On maturity, the bill was dishonored for non-payment. P files a suit against Q for non-payment of 10,000. Q proved that the bill was accepted for a value of 7,000 and the accommodation to the plaintiff was for the balance of 3,000. Referring negotiable instrument act, you have to decide whether P would succeed in recovering the amount. ओके, अब वो कितना रिकवर कर सकता है? एक 3,000 का अकोमोडेटिंग इंस्ट्रूमेंट था और 7,000 का बिल था, तो कितना? तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 44 साइड कर सकते हैं. अगर एग्जाम में आपको सेक्शन याद है तो लिखना, नहीं याद है तो जबरदस्ती का मत लिखना. एज पर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हेन द कंसिडरेशन फॉर विच द पर्सन हैज साइंड द प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ चेक consisted of money and was originally absent in part or has subsequently failed in part, the sum which the holder standing in the immediate relation with such person is entitled to receive him proportionately reduced. मतलब मतलब ये है, if a person who is, मैं simple words में अगर बोलूं आंसर लिखने के लिए, if a person who signs a check, if a person who signs a check for a particular consideration, but that consideration has to be accepted in part and it fails in the second part. So far as the person who has accepted in part, the part which is accepted has to be paid. बस इतना सही है. So on the basis of the above, हम बोल सकते हैं P would succeed to recover 7,000 only from Q, not the whole amount, because the bill which was accepted for value of 7,000 and the accommodation was for 3,000. The accommodation bill is not payable, but the 7,000 was a legitimate sum, so that has to be paid. Clear? तो ये आंसर को इस तरीके से आप स्ट्रक्चर करके लिख सकते हो. आप समझ में आया? क्लियर एवरीवन? फाइन. अब यहाँ पे अगर आपको आंसर लिखने में डिफिकल्टी होती है अपने वर्ड्स में, ये आंसर को मैं एग्जाम्पल में भी लिख सकता था. जैसे मिस्टर पी, क्वेश्चन को समझाते हुए, दैट यहाँ पे that is Mr. P who has drawn a bill and it was acceptable only for 7,000. So as per the provisions of Negotiable Instrument Act, okay, when a part of the amount has been accepted, only that part has to be paid, and the remaining part which cannot be paid or fails to pay in law is not liable to be paid, and therefore Q is not. मतलब आप क्वेश्चन को भी लॉ के हिसाब से डिस्कस करके आंसर लिख सकते हो. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं पहले लॉ ही लिखूंगा और फिर ही लिखूंगा. बट याद रखना, आंसर में लॉ दिखना चाहिए. यही बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं कि आंसर में वो लॉ नहीं दिखाते, वो सिर्फ फैक्ट्स डिस्कस करके आते. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था दैट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज, अमित bought dark blue colored clothes from Bhagat, but did not disclose the seller the purpose of the said purchase. When uniforms were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots, and carriage things. Advise Amit whether he is entitled to any remedy under the Sale of Goods Act or not. अच्छा क्वेश्चन था. That is, the buyer be aware and buyer has not disclosed the complete detail of the purchase. इसलिए उसको ये purchase चाहिए था. So the buyer should have disclosed the complete detail of the purchase. Clear? तो ये पॉइंट यहाँ पे अपने को डिस्कस करना था. लेट्स सी यहाँ पे अपने आंसर में क्या डिस्कस कर सकते थे. आंसर में आपको बताना था, दैट इज आंसर टू क्वेश्चन 4 के हिसाब से. डेडलाइन आ गई है, इसको मैं कर देता हूं. ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या बताना था? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. यहाँ पे अपने को बताना था क्वेश्चन 4 के हिसाब से, सेक्शन 16 of the Sale of Goods Act, implied condition in a contract of sale is that the article should be fit for the particular purpose only when such goods are supplied or known to the seller. The buyer relies on the seller's skill and judgment, and the seller deals in that good in usual manner and in the course of business. Then the seller cannot be made liable.
आप समझना। अगर आप किसी सेलर से एक चीज खरीदते हो जो सेलर ऑर्डिनरी डील करता है, जैसे अपने एग्जांपल में हमने लिया था, अगर कोई केक में ऑलरेडी डील करता है, आप उसको से फोन करके पूछते हो 1 किलो का कोई केक है क्या, भिजवा दो बस, तो आपने उसको ये नहीं बताया किस पर्पस के लिए चाहिए, क्यों चाहिए। तो व्हेन यू डू नॉट डिस्क्लोज द पर्पस टू द seller, then you are relying on the skill and judgment of the seller. And when you are relying on the skill and judgment of the seller, you are liable to accept what the seller is giving to you. Clear? फिर हम इसका आंसर लिखते हैं, in this case the cloth is applied is applicable being applied to the variety of purpose. एक वो कपड़ा कई चीजों के लिए यूज हो सकता था, फैक्ट्स में लिखा। The buyer should have told the seller the specific purpose for which he required the goods, जो उसने बोला नहीं था, but he did not do so, and therefore the implied condition as to the fitness does not apply. Hence, the buyer will not be succeeding in getting any remedy from the seller in this case. आप समझना है? So this is how you could have answered this question. Simple था, arrangeable, that is manageable था. Okay. Next question क्या था? Next question number 5. Define the proceeds of crime. जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये हमारे लिए थोड़ा टफ पार्ट हो जाता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि डिफाइन वर्ड का मतलब होता है हमें जहां तक हो सके प्रिसाइज होना पड़ेगा, टू द पॉइंट आंसर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकते, हम आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ऐसा है या वैसा है, अपने ओन वर्ड्स जिसे आप लोग बोलते हो, ये ओन वर्ड्स वाला नहीं है। तो आपको टू द पॉइंट वेरी प्रिसाइसली आंसर करना पड़ेगा। तो डिफाइन वाला क्वेश्चन को आंसर अब क्या करें, क्योंकि प्रोसीजर ऑफ क्राइम का डेफिनेशन पूछा है। अगर सेक्शन याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जस्ट, और ये एक एडवांटेज इस क्वेश्चन का होता है, मतलब कहने के लिए क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, बट इतना सही है, आप डिफाइन कर दो आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द आंसर टू दिस वन। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज यू में आता है। फिर हम लिखते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम double inverted comma means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to the schedule offense, or the value of such property, or where such property is taken or held outside country than the property equivalent in value held within the country or abroad. Well, that's what I'm saying. देखो डेफिनेशन अगर याद रह गया बहुत अच्छी बात है, आपको फुल मार्क्स मिल गए। तो कुछ चीजें आप हो सके तो अच्छे से याद रखना, जैसे डेफिनेशंस होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जहां तक आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, बट जहां तक हो सके याद रखने का। So if you can remember the definition, see, writing this much could have given you 5 marks. That's it. Nothing else was required. So proceeds of crime क्या था? Proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of a criminal activity relating to the schedule offense, or the value of such property where such property is to be taken or held outside the country, and then the property equivalent in value held within the country or abroad. आप समझा? So that is called proceeds of crime का definition. Now the next question, question 6 था, that is when a banker must refuse the payment or dishonor a check. अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि बैंकर आपका पेमेंट कब रिफ्यूज करेगा या चेक कब डिसऑनर करेगा। ओके, तो उसके बारे में अपने को डिस्कस करना था। सिंपल, इन द फॉलोइंग केसेस द अथॉरिटी, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कुछ ज्यादा अब इफ्स एंड बट्स नहीं था। So if the following cases, the authority of the banker to honor the customer's check comes to an end, he must refuse to honor the check issued by the customer. Then A point, when the customer countermands the payment, stop payment जैसा, when the customer after issuing the check give the instruction not to honor it, the banker must not pay. इसको बोलते हैं stop payment, countermanding the payment. B, when the banker receives the notice of customer's death, रुक जाएगा। When the customer has been adjudged insolvent, तभी रुक जाएगा। When the banker receives the notice of customer's insanity, तभी रुक जाएगा। When there is an order of the court which prohibits the payment, या फिर when the customer has given a notice of assignment of the credit balance of his account, या फिर when the holder title is defective and the banker knows it, Okay, clear? So in situations में ये यहाँ पे आके रुक जाएंगे। So and lastly when the customer has given it the notice of closing the accounts. तो ये कुछ situations आप डिस्कस कर सकते हो। अभी मैंने बोला था ऐसे पॉइंट्स वाइज चीजों को याद रखने के लिए कीवर्ड्स पकड़ लो, जैसे काउंटरमांड की जगह पे अगर आपने स्टॉप पेमेंट लिख दिया तो एस, फिर डेथ का डी, इंसॉल्वेंसी का आई, इंसैनिटी का आई, कोर्ट का ऑर्डर का ओ, ऐसे कीवर्ड्स पकड़ के रखो।
ऐसे कीवर्ड्स बना के अपने नोट्स में साइड में लिख के रखा करो, तो याद रखता है। ओके, तो याद आता है, अरे हाँ, एस से स्टॉक पेमेंट, डी से डेट था, आई से इंसॉल्वेंसी, आई से इंसैनिटी था, ओ से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, ओके, एन से नोटिस ऑफ असाइनमेंट था, डी से डिफेक्टिव टाइटल था, एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट सी से। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स में धीरे धीरे याद करोगे तो ये आंसर्स याद हो जाएंगे। देखो, आंसर्स अपने आप में, या ये बोलिए टॉपिक अपने आप में टफ नहीं है, हम उसको टेक्निक से याद नहीं कर रहे, वहीं पे हम चूक रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखने के तरीके डेवलप करो, अडॉप्ट करो, और ये आप पहली बार नहीं कर रहे, ये आप कई सालों से कर रहे हो। स्कूल टाइम पे तो आपसे बहुत सारा करवाया गया, बस इतना है, भूल गए हो कि क्या क्या करवाया गया था। बस इस बार उसको याद करो, वापस से याद करो, और इस बार करके दिखाओ। दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ओके, चलो 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज व्हेन द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। सिंपल था, कंडीशन का ब्रीच हुआ, लेकिन इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे याद रखनी थी। ओके, नाउ इन सम केसेस अ कंडीशन sinks or descends to the level of warranty। मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे breach of condition becomes breach of warranty। Simple words में, the first two cases depends on the will of the buyer and the third is compulsory and acts as an estoppel। Okay, so the first is the condition will become a warranty when the buyer waives the condition। buyer खुद बोलता है I don't need this, I don't need that। Okay, when the buyer himself waives the condition, then the breach of the condition becomes breach of warranty, and the condition will sink to the level of warranty where the buyer treats the breach of a condition as a breach of warranty। मतलब आपने कुछ पर्टिकुलर चीजें दी थी, जैसे मेरे बर्थडे पे मुझे ये सब चीजें एब्सोल्युटली वैसे चाहिए। यू आस्क फॉर अ चॉकलेट केक। अब उसने आपको बताया, देखो मैडम चॉकलेट केक तो बन जाएगा, लेकिन चॉकलेट केक में जो आप कन्फेक्शनरीज बोल रहे हो वो उसमें नहीं मिलेगी। तो वहां पे आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ अ कंडीशन बिकम्स ब्रीच ऑफ वारंटी। ओके, एंड further going down, where the contract is indivisible and the buyer has accepted the goods or part thereof, and the breach of the condition can only be treated as a breach of warranty। तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इंडिविजिबल है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, एंड द बायर क्या कर रहा है, बायर उस छोटे से पार्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, ही इज एक्सेप्टिंग दैट पार्ट ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे द ब्रीच ऑफ द कंडीशन बिकम्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एंड द बायर can only claim damages and he can only reject the goods and treat the contract as repudiated. That's it. And sometimes the seller may be excused by the law from fulfilling any of the conditions of warranty, and the buyer will not have any remedy in that case। So these are the situations where the breach of a condition can be treated as breach of warranty। Okay, so hope आपको पेपर समझ में आया, लिखने का तरीका समझ में आया। एग्जामिनेशन के एंगल में इस पेपर को अगर आपने लिखा है तो एक बार फिर से लिखने की कोशिश करो, या कोई भी अपने जितने भी अपने नोट्स में क्वेश्चन दिए, नोट्स को आंसर को छुपा के सोचो कि मैं आंसर क्या लिखूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखना चाहिए, मुझे इस तरीके से इसको आंसर करना है, बस आपको इतना ही समझना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक पेंसिल और एक रफ बुक रखो अपने पास, और ये सोचो कि इसका आंसर मुझे क्या लिखना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। एक अकाउंट्स का क्वेश्चन है, मुझे इसके अंदर क्या आना, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, वो उसके ऊपर आपको रेगुलरली आई एम सेइंग आपको सोचना पड़ता है कि कैसे इसका रिविजन करो। 3 एस्पेक्ट होता है, लर्निंग, रिविजन एंड रिविजन फॉर एग्जाम्स। तो आप लर्निंग हमारे साथ कर रहे हो, रिवीजन आपको करना है, एंड रिवीजन फॉर एग्जाम्स, ये वाला पार्ट अपने को लास्ट में आके देखना पड़ेगा कैसे करना है। ओके, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, आई एम विद यू। ओके, बाय।